हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमएसएन की डिजीज के पार्ट 4 के अंदर आज हम लोग एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो होता है सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये डिजीज क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सभी पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज है, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में, यानी सीओपीडी क्या होता है। तो सीओपीडी एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी या लंग डिजीज होती है जिसके अंदर क्रोनिक का मतलब होता है प्रोलॉन्ग टाइम से, यानी सीवियर कंडीशन। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब लंग्स के अंदर जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हो जाता है, तो वो चीज कहलाती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसकी डेफिनेशन है, इट इज क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीथलेसनेस। और मेनली जो यहाँ पर ब्रीथलेसनेस या डिस्निया होता है वो कैसा होता है, एक्सपिरेटरी, यानी पर्सन को ब्रीथ छोड़ने में जो है डिफिकल्टी होती है क्योंकि वहां पर एयर ट्रैपिंग होती है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो क्रोनिक है, लॉन्ग टर्म होता है। देन प्रोग्रेसिव, एक बार इनिशिएट होती है तो धीरे धीरे कंडीशन एग्जाजरबेट होती है, जो है सीवियर होती जाती है। देन ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर होता है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दैट्स वाई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डिस्निया या ब्रीथलेसनेस, जो कि एक्सपिरेटरी डिस्निया पर्सन को होता, आगे हम लोग समझेंगे। इट इंक्लूड्स, इसमें मेनली 4 कंडीशन इंक्लूड करी जाती है, 2 इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, जबकि रेयरली रिफ्रैक्टरी अस्थमा और ब्रोंकिएक्टेसिस को भी इसमें शामिल किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द ब्रोंकाइज एंड ब्रोंक्यूल्स, वहां पर स्पुटम कलेक्शन होने लग जाता है, ठीक है। एम्फाइसीमा जो होता है उसके अंदर होता है जो एल्वियोलाइज होती है, अपनी एल्वियोलाइज की रिकॉइलिंग कैपेसिटी लॉस हो जाना, वो चीज क्या कहलाता है, एम्फाइसीमा। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो ब्रीथ इन लेते हैं तो जो एल्वियोलाइज होती है वो फैलती है, और ब्रीथ छोड़ते हैं तो एल्वियोलाई रिकॉइल हो जाती है। तो ये जो करेक्टर है एल्वियोलाई का वो लॉस्ट हो जाता है, एल्वियोलाई वापस से रिकॉइल नहीं हो पाती है, इस वजह से एल्वियोलाई बढ़ती जाती है और यहाँ पर एयर ट्रैपिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज कहलाता है एम्फाइसीमा। क्यों, क्या कारण है वो आगे समझेंगे। रेफ्रैक्टरी अस्थमा का मतलब होता है इरिवर्सिबल अस्थमा हो जाना। ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब होता है परमानेंट वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंक्यूल जो होता है उनका परमानेंट डायलेशन या वाइडनिंग हो जाना, वो चीज क्या कहलाता है, ब्रोंकिएक्टेसिस। तो मेन जो 2 फीचर्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी के होते हैं, वो होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, आगे हम लोग इनको समझेंगे। देन सीओपीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट ब्लॉकेज ऑफ एयरवे का लगातार ब्लॉकेज होना, जिसकी वजह से एयर ट्रैपिंग एयरवे के अंदर हो जाता है। इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं, ये अपने पास ब्रोंकियल ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एल्वियोलाई है। तो सोचिए अगर ब्रोंकाइटिस किसी पर्सन में है, ब्रोंकाइटिस होने का मतलब जो ये इसका ल्यूमेन था, ब्रोंकाइज का जो ल्यूमेन था वो क्या हो गया, नैरो हो गया, और यहाँ पर रिकॉइलिंग कैपेसिटी लॉस होने से ये क्या होगी, एल्वियोलाइज बढ़ती जाएगी, एयर ट्रैप यहाँ पर होती जाएगी। तो पर्सन जब ब्रीथ इन लेगा वो ब्रीथ अंदर तो आएगी बट ब्रीथ बाहर जाने में पर्सन को क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर ट्रैपिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। तो एयर ट्रैपिंग होने का जो कारण है वो क्या होता है, दोनों का मिक्सचर, यानी ब्रोंकाइटिस भी हो गया और एम्फाइसीमा भी हो गया, जिस वजह से एयर ट्रैप हो रही है, पर्सन को सांस छोड़ने में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो कंडीशन कहलाती है सीओपीडी। नेक्स्ट हम लोग जो है कोजेज या एटियोलॉजी की बात करते हैं, क्या क्या कारण होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के। तो सबसे पहले हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कोजेज देख लेते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के कारण होते हैं इनहेलिंग पॉल्यूटेंट्स, अगर लगातार डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स या कोई केमिकल्स इनहेल कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस लगातार, तो वो भी इसका कारण हो सकता है। स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण होता है, स्मोकिंग अगर की जा रही है लगातार तो सीओपीडी में वो बदल सकता है एक एज के बाद। ऑक्यूपेशनल कोज होता है, जैसे कुछ लोग माइंस वर्कर वाले जो होते हैं वो किसी न किसी डस्ट या फ्यूम या किसी केमिकल स्पेसिफिक के कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपोज में आते हैं, तो वो भी कारण हो सकता है। इसके अलावा जो है जेनेटिक या हेरिडिटी होता है, एम्फाइसीमा का कारण होता है, ठीक है। एम्फाइसीमा यानी लॉस ऑफ रिकॉइलिंग कैपेसिटी ऑफ द एल्वियोलाइज। तो अगर एम्फाइसीमा किसी पर्सन में हो रहा है तो वो उसका कारण होता है, जेनेटिक कोज होता है डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एटीपी। एटीपी यानी एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन, एक ये प्रोटीन होती है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक कारण की वजह से क्या होता है, वहां पर इस प्रोटीन का फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता है, और ये प्रोटीन जो होती है एल्वियोलाइज की रिकॉइलिंग कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्रोंकिएक्टेसिस का भी यही कारण होता है, अगर ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है तो उसका भी यही कारण होता है, जेनेटिक कोज, ठीक है। तो ये याद रखना हमें, क्वेश्चन पॉइंट है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, ये नहीं बनती है
और एल्वेलाई की जो रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है वो लॉस हो जाती है, तो ये कॉज हो गया। इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर भी ये अक्सर जो है हो जाता है डेवलप। तो ये कुछ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर होते हैं सीओपीडी डिजीज के। नेक्स्ट हम लोग जो है साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं सीओपीडी डिजीज के। तो सीओपीडी में मेनली दो कंडीशन होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के मैंने ये जो साइन होते हैं वो अलग अलग बताए हैं यहाँ पर। तो जब भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी मैंने इस डायग्राम से इसको समझते हैं, तो ब्रोंकाइटिस होगा तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से ये क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को ब्रीथ प्रॉपर नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से पर्सन में हाइपर कैप्निया हो जाता है, CO2 का लेवल पर्सन में बढ़ने लग जाता है, और ऑक्सीजन का सेचुरेशन भी जो होता है, जो कि 95 से 100% होना चाहिए, वो लो होने लग जाता है। तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम और CO2 का लेवल ज्यादा, यानी हाइपर कैप्निया होता है। हाइपर वेंटिलेशन, इसको कंपनसेट करने के लिए पर्सन जो होता है हाइपर वेंटिलेट करता है, डीप ब्रीथिंग करने लग जाता है, ठीक है। ब्रीथलेसनेस पर्सन के अंदर हो जाती है, डिस्निया इसका मतलब होता है, ठीक है। वीजिंग साउंड आता है क्योंकि ब्रोंकियल ट्री में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, नैरो हो गया, तो वीजिंग विस्लिंग साउंड पर्सन के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। साइनोसिस होने लग जाता है, ब्लू कलर का पर्सन के एक्सट्रीमिटीज होने लग जाती है, लिप और माउथ के जो फेशियल होता है वो साइनोज्ड होने लग जाता है, जिसे ब्लू ब्लोटर साइन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक साइन है ब्लू ब्लोटर साइन, यानी पर्सन में ब्लूइश कलर आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा शॉर्ट ब्रीथ होने लग जाती है, टैकीकार्डिया, कंपनसेशन की वजह से टैकीकार्डिया होता है, चेस्ट पेन होने लग जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, एंड वेट लॉस पर्सन के अंदर होने लग जाता है। तो ये कुछ साइन होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के। अब हम लोग देखते हैं एम्फाइसीमा में क्या क्या साइन आते हैं। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है, रिकॉइलिंग कैपेसिटी लॉस होने लग जाती है, जिसकी वजह से एल्वेलाई जो होती है उसका साइज इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या क्या साइन आएंगे, पर्सन का चेस्ट जो होगा वो बैरल चेस्ट हो जाता है। बैरल चेस्ट का मतलब होता है पर्सन का जो चेस्ट होगा, नॉर्मली क्या होता है अपना एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर जो होता है वो 1:2 होता है, लेकिन बैरल चेस्ट यानी एम्फाइसीमा की कंडीशन में 1:1 हो जाता है, यानी चेस्ट जो होता है अपना आगे बढ़ने लग जाता है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन डेवलप होने लग जाती है, जिसे हम लोग बैरल चेस्ट की कंडीशन बोलते हैं। बैरल चेस्ट के बाद में अपवर्ड शोल्डर्स पर्सन की, क्योंकि एयर ट्रिपिंग हो रही है, क्योंकि एल्वेलाई की रिकॉइलिंग कैपेसिटी लॉस हो गई है, तो एयर ट्रिपिंग की वजह से क्या होने लग जाएगा, शोल्डर्स ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रूव्स बन जाते हैं जो कि नोटिफाइबल होते हैं, दिखते हैं। रिप डिसलोकेट भी हो सकती है एक लेवल के बाद में। चेस्ट टाइटनेस पर्सन में होती है, एयर ट्रैपिंग हो ही रहा है यहाँ पर। एक्सपिरेटरी डिस्निया होता है, यानी एयर ट्रैपिंग होने की वजह से ब्रीथ इनसाइड तो आ रही है, लेकिन ड्यू टू ब्रोंकाइटिस एंड ड्यू टू लॉस ऑफ रिकॉलिंग कैपेसिटी ब्रीथ आउट नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से पर्सन को डिफिकल्टी होती है एक्सपिरेशन करने में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एम्फाइसीमा की कंडीशन में कौन सा डिस्निया डेवलप हो जाता है, तो एक्सपिरेटरी यानी सांस छोड़ने वाला जो डिस्निया है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वो डेवलप होती है। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर यूज ऑफ एक्सेसरी मसल। इसको कंपनसेट करने के लिए पर्सन जो है एक्सेसरी मसल का यूज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मेन अपनी जो नॉर्मल मसल्स होती है अपने पास, इंटरकोस्टल मसल्स होती है और डायफ्राम होता है, ये मेन मसल होती है। लेकिन एक्सेसरी मसल का मतलब जिनको फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए यूज किया जाता है वो कहलाती है एक्सेसरी मसल। इसके अलावा एक साइन और होता है पिंक पफर साइन, क्योंकि यहाँ पर एयर ट्रैप हो रही है, इस वजह से यहाँ पर साइनोसिस नहीं होगा, पर्सन का जो कलर होगा वो पिंक पफर साइन डेवलप होने लग जाता है, पर्सन में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो पिंक पफर साइन, तो ये दो पॉइंट हो गए, ब्लू ब्लोटर तो ब्रोंकाइटिस में और पिंक पफर एम्फाइसीमा में, ठीक है। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं, बी से ब्लोटर, बी से ब्रोंकाइटिस, एक ट्रिक याद रख सकते हैं, और पिंक जो साइन होगा वो एम्फाइसीमा में होगा। देन फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर हो जाता है, पर्सन जो है तो झुकने लग जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर। इसके अलावा एक साइन और होता है बुले एंड ब्लेब्स फॉर्मेशन, जो कि रेडियोग्राफी में दिखता है, क्योंकि एल्वेलाइज जो होती है 16 से 20 के गुच्छे में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्वेलाइज धीरे धीरे ड्यू टू एक्सटेंसिव डायलेशन वो एक टाइम पे क्या होने लग जाती है, डैमेज हो जाती है, फट जाती है। उसके बाद में वहां पर रेडियोग्राफी में बड़े स्पेस दिखाई देते हैं, वो चीज कहलाते हैं बुले एंड ब्लेब्स। तो बुले एंड ब्लेब्स जो बनना है वो भी सीओपीडी का रेडियोलॉजिकल साइन होता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के। पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग अब समझेंगे। सीओपीडी की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो किसी भी इटियोलॉजिकल कोज की वजह से, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। उन इटियोलॉजिकल कोज की वजह से अगर एयरवे इरिटेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे स्मोकिंग है, ऑक्यूपेशनल कोज है, कोई भी इरिटेंट है, केमिकल फ्यूम है,
जिसको लॉन्ग टर्म से हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। फिर उसकी वजह से म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन होता है और ब्रोंक्योल्स के अंदर एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एडिमा होने से ये एयरवे था वो नैरो होने लग जाता है। जो एयरवे क्या हो गया, नैरो हो गया। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस कंडीशन डेवलप होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्रोनिक डिस्निया हो जाता है, पर्सन को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। उसकी वजह से SpO2 का लेवल कम होने लग जाता है, यानी ऑक्सीजन का सेचुरेशन ब्लड में कम हो जाता है और CO2 का सेचुरेशन जो है ब्लड में बढ़ जाता है। ब्लू ब्लोटर साइन यहाँ पर डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि पर्सन में साइनोसिस डेवलप होने लग जाता है, और यही होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरा, अगर जेनेटिक कोज है वहां पर, तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाता है इलास्टेज जो प्रोटीन होती है, जो कि एल्वेलाई की इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोटियोलाइसिस की वजह से वो डैमेज हो जाती है। लॉस ऑफ रिकॉइलिंग कैपेसिटी ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई की जो रिकॉइलिंग कैपेसिटी थी वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्वेलाइज का एक्सटेंशन होने लग जाता है। ठीक है, एनलार्जमेंट होने लग जाता है, जिसकी वजह से एल्वेलाई जो होती है डैमेज हो जाती है ड्यू टू एयर ट्रैपिंग। एयर वहां पर ट्रैप होने लग जाती है, जिसकी वजह से एल्वेलाई डैमेज हो जाती है। एबनॉर्मल चेस्ट का शेप हो जाता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। बैरल चेस्ट हो जाता है, शोल्डर उठ जाते हैं, यहाँ पे डिप हो जाता है, फॉरवर्ड लीनिंग पोजीशन हो जाती है, तो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। बुले एंड ब्लेब्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और पिंक पफर साइन पर्सन में मिलता है यहाँ पर, और एम्फाइसीमा। तो ये सारी जो होती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा। नेक्स्ट हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन समझते हैं, COPD के क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का ऑक्यूपेशन वहां पर कोज तो नहीं है। एग्जामिनेशन से चेस्ट का शेप वगैरह यहाँ पर देखते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर बुले ब्लैब्स वगैरह, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर हो सकता है। स्पायरोमीट्री से पर्सन की जो ब्रीथिंग कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, उसका पता लगा सकते हैं। CT स्कैन में भी अगेन जो रेडियोलॉजिकल है तो वहां पर बुले ब्लैब्स का फॉर्मेशन है तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा रीड इंडेक्स होता है, जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो रीड इंडेक्स क्या होता है, थिकनेस ऑफ म्यूकस प्रोड्यूसिंग लेयर अपॉन थिकनेस ऑफ ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकियोल जो होती है उसकी अगर हम लोग बात करें, थिकनेस है, ठीक है, तो इस थिकनेस, टोटल थिकनेस का रेशियो देखते हैं। तो इसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो होती है अगर ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तो उसका थिकनेस बढ़ने लग जाएगा। तो ये थिकनेस 1:2 होने लग जाता है, यानी आधे से ज्यादा होने लग जाता है। उस केस में ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है ब्रोंकाइटिस को, यानी 0.5 से लेवल ज्यादा आ जाता है तो ब्रोंकाइटिस कंडीशन है। और ये लेवल जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतना ही सीवियर कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे लास्ट में हम लोग जो है ट्रीटमेंट देखते हैं COPD का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन जो है बेटर देन क्योर होता है, और वैसे COPD नॉन क्यूरेबल डिजीज है, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में अवॉइड स्मोक, डस्ट एंड केमिकल्स को अवॉइड किया जा सकता है, स्मोकिंग को अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर्सन को करनी चाहिए, जैसे कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, यानी ऐसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसमें डायफ्राम का यूज हो, और डायफ्राम की मसल स्ट्रेंथ करना इसका मेन पर्पज होता है। डायफ्राम की मसल अगर स्ट्रेंथ हो जाएगी तो पर्सन में COPD को कंपेंसेट करने की उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी होगी। दूसरा है ब्रोंकोडाइलेटर, इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स दिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा ब्रोंकाइज डायलेट होगी तो पर्सन को जो ब्रीथिंग होता है वो नॉर्मल। और ब्रोंकोडाइलेटर पे मैं रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी जो है लेक्चर 1 उसमें डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लेना। तो ब्रोंकोडाइलेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं, या एड्रीनर्जिक भी बोलते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल या एल्ब्यूट्रोल भी बोला जाता है, इसे टर्ब्यूटलिन है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। मिथाइल जेंथिन्स होते हैं, जैसे एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, तो ये सभी जो है यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे बेक्लोमेथासोन है, फ्लूटिकासोन है, मिथाइल प्रिडनिसोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, वो यूज किए जा सकते हैं। इनहेल्ड भी और ओरल या IM भी इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन जो होती है एक एज के बाद में पर ईयर, जो न्यूमोवैक्स वैक्सीन है वो एज ए प्रिवेंटिव मेजर इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि COPD के पेशेंट में न्यूमोनिया अगर हो जाता है तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए न्यूमोवैक्स वैक्सीन भी एवरी ईयर पर्सन को लेना चाहिए अगर वो COPD से डायग्नोस्ड है। इसके अलावा पर्सन को पर्स लिप ब्रीथिंग के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। पर्स लिप ब्रीथिंग जो है पर्सन को, चूंकि एक्सपिरेटरी डिस्निया होता है, उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करती है, इसलिए पर्स लिप ब्रीथिंग उस पर्सन को करना चाहिए। ठीक है, पर्स लिप ब्रीथिंग होता है माउथ क्लोज और फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने का उसको प्रयास करना चाहिए, इस तरीके से, मतलब माउथ क्लोज रहेगा और वो ब्रीथिंग करेगा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पर्स लिप ब्रीथिंग। इसके अलावा कौन सी पोजीशन बेस्ट रहती है COPD के पेशेंट के लिए, तो वो होती है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन का मतलब होता है सिटिंग पोजीशन।
अगर सिटिंग पोजीशन है तो पर्सन इजीली जो है एक्सेल कर पाता है, एयर को बाहर एक्सेल कर पाता है। तो अगर ऑर्थोपेनिक ऑप्शन में नहीं मिले तो आप लोग हाई फाउलर वहां पर मिलेगा तो वो भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी अगर जरूरत है तभी दी जाती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत डाउन हो रहा है या CO2 का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है तो ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो वो भी 2 लीटर पर मिनट से ज्यादा उसको नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल है नेजुलर कैनुला से और वेंचुरी मास से। ठीक है, तो उनसे ही ये पॉसिबल है। तो ऑक्सीजन थेरेपी अवॉइड करना है, अगर देना ही पड़ रहा है तो 2 लीटर से ज्यादा पर मिनट उसको नहीं देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसके अलावा डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, पर्सन के डायफ्राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि पर्सन जो है एक्सपीरेशन करने में इजीली कर पाए। ठीक है, तो ये सभी मैनेजमेंट होते हैं COPD पेशेंट के लिए। अगर आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आप एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे एम्फाइसीमा है, नॉट COPD, एम्फाइसीमा ओनली है, तो उस पर्सन में इन चारों में से कौन सा सिम्टम आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। हिंट दे देता हूं, मैंने आपको एक साइन बताया था पिंक पफर और ब्लू ब्लोटर, तो उससे रिलेटेड कुछ है। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर दे दो। और आज का लेक्चर अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।